नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिक आरआरबी अंडर ग्रेजुएट लेवल का रहने वाला है। उसका डिटेल वीडियो है, ठीक है। इसमें पूरी बात कंप्लीट बात करेंगे कि आपके जो फॉर्म है वो किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसकी लास्ट डेट क्या है, साथ में मॉडिफिकेशन की जो डेट है वो क्या रखी गई है, आपके कौन कौन से पोस्ट आई है, उसके पैरामीटर क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, बेसिक जो आपकी सैलरी बनती है वो क्या है, साथ में आपके जो पोस्ट पैरामीटर दिए गए हैं, जोन वाइज कितनी कितनी वैकेंसियां हैं, कैटेगरी कितनी वैकेंसी हुई है, इस बारे में पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शुरुआत करने से पहले जो भी कोई कैंडिडेट या स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में हमारे चैनल पे बहुत सारे अभी नोटिफिकेशन आए हुए हैं, वैकेंसी आई हुई है, उनके भी पूरी डिटेल्ड वीडियो आई हुई है, उनके वीडियो बन चुके हैं। साथ में आपको एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, जेईएन, ठीक है, और काफ़ी सारी जो अपडेट है उनकी वीडियो है आपको हमारे चैनल में मिलती रहेगी। उनकी सूचना पाके आप अपडेट रह सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैंने बता ही चुका, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का है, ठीक है। एनटीपीसी किसी को अगर नहीं पता हो कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नॉन टेक्निकल, ठीक है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। और अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है, 10+2, ठीक है, 10+2 लेवल का है। यानी आप 12वीं पास जो भी कोई स्टूडेंट है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए क्या पैरामीटर है, उसमें आप एलिजिबल होंगे तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपसे चर्चा करेंगे, आपको पूरी चीज़ कंप्लीट बताएंगे कि किस पोस्ट के लिए क्या पैरामीटर है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या एज का क्राइटेरिया है, ठीक है। दोस्तों, आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपके दी गई है, ठीक है, आप देख सकते हो आपकी मेन डेट कि आपकी जो एग्जाम फॉर्म है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी डेट क्या रहने वाली है। ओपनिंग डेट जब से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है, 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और क्लोजिंग डेट का मतलब है आपकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी 27 नवंबर के रात के 12 बजे, ठीक है। 27 नवंबर तक आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, ठीक है। रात के 12 बजे तक का टाइम है, पर आपसे अनुरोध है कि लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट फिल कर दे, ठीक है, सबमिट कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। अन्यथा होता क्या है, लास्ट टाइम पे जो साइट है बहुत बिजी चलने लग जाती है, आपका फॉर्म अधूरा रह जाएगा, आप इस भर्ती से भी वंचित हो सकते हो, ठीक है। और इस जो फॉर्म है उसमें कुछ पेमेंट मांगा जाएगा, कैटेगरी वाइज अलग अलग पेमेंट है, ठीक है, फीस लगेगी। उसके लिए भी डेट दिए, 2 दिन बाद तक का टाइम दिया गया है, 29 नवंबर, ठीक है। 2 दिन बाद तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो फीस है वो पे कर सकते हो। बस शर्त है कि आपने फॉर्म है वो पूरा फिल कर दिया है, ठीक है, उसी के बाद आपका जो पेमेंट है वहाँ बचेगा, ठीक है। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन करना है, कोई गलती हो गई है आपसे, ठीक है, तो उस करेक्शन को सही करने के लिए भी आपकी विंडो ओपन होगी वापस। कब से, 30 नवंबर से लेके आपकी लास्ट 9 दिसंबर तक आपका जो ये विंडो है, इस डेट तक आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें हुई गलतियों को सुधार सकते हो आप। ओके, आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके सामने कितनी पोस्ट आई है। 4 टाइप की आपकी पोस्ट यहाँ पे देखने को मिली है। उसका जो पे लेवल है, ठीक है, आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर, ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, साथ में एज का क्या क्राइटेरिया है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई है, ये क्लैरिफाई करा है इस टेबल में, ठीक है। आपको यहाँ पे और क्लैरिफाई कर देता हूँ इस पॉइंट्स के कि इसमें आपका सीबीटी लगेगा, ठीक है, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में आपका लगेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, ठीक है। ये आपका जब सीबीटी लगेगा उसके बाद में जो भी कैंडिडेट मेरिट में आएंगे तो उन्हीं का ही टाइपिंग यहाँ पे लिया जाएगा, ओके। उसके बाद में जो स्टूडेंट टाइपिंग क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, उनका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पास हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका लास्ट में होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों
आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंस दिए हैं, तो दोस्तों उसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। आपको प्रेफरेंस उसी हिसाब से देनी है कि आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है, उसी हिसाब को आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। जब आप मेरिट में आओगे तो आपको पोस्ट भी उसी हिसाब से मिलेगी, ठीक है। अब पोस्टों की बात करते हैं। यहाँ पे 4 टाइप की पोस्ट है। पहली है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। पे लेवल 3 है, यानी इन चारों में से जो सैलरी ज्यादा रहने वाली है इसी पोस्ट के लिए रहने वाली है, ठीक है। आपका जो बेसिक पे है 21,700 का बनेगा, ठीक है। 21,700 के बाद में आपके काफी अलाउंस होते हैं, वो एड होके आपकी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी मंथली। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आएगा B2, ठीक है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हो B2 है, C2 है, A3 है, ठीक है। नीचे टेबल आएगी मेडिकल स्टैंडर्ड की अलग से, उसमें क्लैरिफाई हो जाएगा कि A2 में क्या क्या मांगा गया है, B2 में क्या मांगा गया है और C2 में क्या मांगा गया है, ओके। नेक्स्ट आते हैं एज के क्राइटेरिया पे, ठीक है। एज का क्राइटेरिया में आप देख रहे होंगे सभी पोस्टों के लिए सेम क्राइटेरिया है, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30, ठीक है। मैक्सिमम 30 के बाद में आपका एज रिलैक्सेशन आता है। एज रिलैक्सेशन में दोस्तों आप देख सकते हो नीचे टेबल आएगी वापस, जिसमें आपकी जो जितनी भी कैटेगरी है, ठीक है, आपकी UR है, जनरल, OBC, WS, SC, ST, ठीक है, सब कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन अलग अलग दिया होगा। PWD, एक्स सर्विसमैन, सबका वो भी टेबल नीचे में क्लैरिफाई कर दूंगा। बात करते हैं इनकी पोस्ट की, तो सबसे ज्यादा आई है आपकी इसी पोस्ट के लिए कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सबसे ज्यादा वैकेंसी 2424, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट आता है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ओके। पे लेवल 2 रहने वाली है, बेसिक पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड C2, एज का क्राइटेरिया सेम है और टोटल वैकेंसी इसकी 394, ठीक है। 394 दोस्तों पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जितनी ये वैकेंसी बता रहा हूं मैं, ये आपकी जितनी भी RRB के जोन आते हैं उनकी है, ठीक है। अब प्रत्येक जोन में आपकी अलग अलग डिफरेंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये चीजें बटी होगी, ठीक है, वो भी नीचे क्लैरिफाई हो जाएगा। थर्ड पोस्ट की बात करते हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पे लेवल 2 है, बेसिक पे 19,900 है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 मांगा गया है, एज का क्राइटेरिया 18 से 30 है, टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको 163 देखने को मिलेगी। लास्ट ट्रेन क्लर्क, ठीक है, पे लेवल 2 है, बेसिक पे 19,900, मेडिकल स्टैंडर्ड A3, एज का क्राइटेरिया 18 से 30, टोटल वैकेंसी 77। इस तरह से चारों पोस्टों का देखा जाए मिला जुला रूप, तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे बनेगी आपकी 3058, ठीक है। 3058 टोटल वैकेंसी आपकी यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट को देखने को मिलेगी। सभी जोनों को मिला के आपकी ये 3058 वैकेंसी यहाँ पे आई है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको, यहाँ पे आपकी जो ये पोस्ट है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी, यानी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। यह आपके डिपेंड करेगा RRB के ऊपर कि कहाँ पे क्या चीजें गतिविधियां चल रही है प्रशासनिक तौर पे, ओके। आगे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सिलेक्शन ऑफ RRB एंड प्रेफरेंसी ऑफ पोस्ट। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी 4 तरीके की पोस्ट है, आपको RRB बिल्कुल सही तरीके से बढ़ना है, सोच समझ के बढ़ना है, किस RRB से आपने अप्लाई करना है, और प्रेफरेंसी जो 4 तरीके की पोस्ट दी हुई है उनकी प्रेफरेंसी किस तरह से देनी हुई है मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। साफ लिखा हुआ है चूज ओनली 1 RRB, आप ओनली एक RRB सेलेक्ट कर सकते हो, और जो प्रेफरेंसी है देने की जोन, पोस्ट, ठीक है, कैटेगरी, वो सब बिल्कुल आप अपने सोच समझ के अपनी इच्छा से फिल करना है, बाद में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा आता है मेडिकल फिटनेस के ऊपर। जैसा कि मैंने बोला सभी पोस्टों का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग है, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड है अगर उसमें आप फिट पाए जाते हो तो प्रेफरेंसी के अकॉर्डिंग वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसमें आपका कैंडिडेट मस्ट दियर ओवन एक्टिव मोबाइल नंबर एंड पर्सनल ईमेल ID। साफ है, जब आप अपना या एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करते हो उससे पहले आपका एक क्रिएट अकाउंट बनता है RRB साइट पे, ठीक है। उस समय आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID
बिल्कुल आपको सही फिल करना है, ठीक है, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आरआरबी की तरफ से जो भी कोई अपडेट होगा आपको अपने मोबाइल पे टाइम पे मिलता रहे, ईमेल पे भी मिलता रहे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में, जिन्होंने पहले क्रिएट कर रखा है उनको सारी प्रोसेस पता है। जिन्होंने जो पहली बार फ्रेशर है और पहली बार क्रिएट अकाउंट कर रहे हैं आरआरबी की साइट पे, तो दोस्तों उनने अपने डिजी लॉकर और आधार, ठीक है, ये चीजें कि आपकी जब ओपन करोगे तब आपका यहाँ पे लिंक करेगा ये, और लिंक होने के साथ में आपका आधार आईडी भी वहां से लिंक होगा, डिजी लॉकर से भी लिंक होगा। वो आफ्टर दैट ही आपका सारा प्रोसीजर चलेगा। सबसे पहले ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपका क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, डिजी लॉकर और आधार से आपको लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, और वेरीफाई भी आपका होगा आधार यहाँ से, ठीक है। ये चीजें होंगी तब जाके ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। उसके बाद में शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीबी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब कौन कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, शॉर्ट लिस्ट होंगे डीबी और मेडिकल के लिए? जो सीबीटी 1 में पास हो जाएंगे, उसके बाद में जो टाइपिंग स्किल टेस्ट लगती है जिस पोस्ट के लिए, वो क्लियर कर लेंगे, और मेरिट में जो स्टूडेंट आएंगे जिनका नाम आएगा, रोल नंबर आएगा, वही स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट डीबी मेडिकल के लिए सेलेक्ट होंगे, ओके। और साथ में सीबीटी 1 में मल्टीपल शिफ्ट में आपकी अगर एग्जाम होती है तो वहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होके आपकी जो मेरिट बनेगी उसी आधार पे आपको मेरिट की पोस्ट दी जाएगी, और मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट प्रेफरेंसी के अकॉर्डिंग ही पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। नेगेटिव मार्किंग यहाँ आपको 1/3 देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे इसमें सीबीटी 1 हो, अदर कोई सी भी आरआरबी की कोई सी भी एग्जाम हो, सब में सीबीटी 1 सीबीटी 2 सभी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी आपको, ओके। आगे चलते हैं। आगे आता है राइट टू अपॉइंटमेंट, ठीक है, यानी आप जो भी आपने जोन भरा है, ठीक है, जो प्रेफरेंसी दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी पोस्ट मिलेगी, ठीक है। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने भरा कुछ और है और कुछ और मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता, वही मिलेगा जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आप फिट होगे, ठीक है। इसके बाद में पोस्टिंग की बात करते हैं दोस्तों। पोस्टिंग में वही मिलेगी जहां आप जिस जोन से आपने अप्लाई करा है, ठीक है। अगर आपने जोन चेंज करवाना चाहते हो तो दोस्तों 5 या 10 साल के बाद ही आप अपना जोन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बोला है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब ये है कि कम से भी कम 5 या 10 साल का समय आपको लगेगा, उसके बाद में आप अपना जो ये प्रोसेस है वो कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आपकी फाइल प्रोसेस में आएगी आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक ड्यूरेशन है, इतना तो टाइम लगेगा, इतना टाइम आपकी वो सर्विस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, ठीक है। अगर आपकी जानकारी है तो भी इतना ही टाइम लगेगा, ओके। इसके बाद आता है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, ठीक है। ये किसको मिलेगी? ओनली मिलेगा SC/ST कैंडिडेट को ऑन रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट का मतलब जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे उस टाइम अगर आपने ये डाटा फिल करोगे कि हाँ मुझे ट्रेवल पास का चाहिए, तो आपको उसमें आपकी डिटेल देनी होगी, आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, IFSC कोड, ये चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी, तो ही आपका ये ट्रेवल पास आपका ई-कॉल लेटर के द्वारा में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसमें इसके द्वारा आप स्लीपर क्लास का जो ट्रेन टिकट है वो कर सकते हो नियर बाय जो भी रेलवे स्टेशन है वहां जाके, ठीक है। अब कैसे क्या प्रोसेस होती है उसकी, जिसको भी जानना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, उसको पूरी प्रोसीजर मैं बता दूंगा, और ज्यादा अगर कमेंट आते हैं तो मैं पूरी इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा, ओके। इसके अलावा अलग आते हैं वैकेंसी की बात करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया, वैकेंसी इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी, यानी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। जो भी आपकी इसके आरआरबी में अगर जो भी प्रशासनिक तौर पे चीजें होती है ये उन्हीं पे तय होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आता है मेडिकल फिटनेस। जैसा कि मैंने बोला मेडिकल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है पोस्ट वाइज, ठीक है। यहाँ क्लेरिफाई करा है कि आपका A3, B2 और C2 इनका क्या क्या स्टैंडर्ड है, A2 में A3 में क्या क्या मांगा गया है, ठीक है, और B2 C2 में क्या क्या मांगा गया है। जो भी स्टूडेंट इस कैटेगरी में स्टैंडर्ड में क्लियर होता है, क्वालिफाई होता है, फिट रहता है, तो यही दोस्तों आपको उसी की
अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। और मैंने इससे पहले आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है उसका भी उस वीडियो में क्लैरिफाई करा है कि इस मेडिकल स्टैंडर्ड का कंप्लीट वीडियो में बनाऊंगा। हालांकि बताने को अभी बता सकता हूँ, ठीक है, पर क्योंकि आपकी पूरा जॉब का सवाल होता है, क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा कमेंट करो, ठीक है। मेरा काम है बताने का, पूरी डिटेल बताने का, ठीक है, पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करोगे तो मैं जल्द ही इसका पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको ग्रेजुएशन लेवल, आपका जेईएन में, आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल में, सभी में आपको पूरी चीजें इसकी नॉलेज हो सके, उसी के आधार पे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंसी तय कर सको, ठीक है। यहाँ से पूरा कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर है कि क्या क्या यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड में मांगा गया है, क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब कैटेगरी वाइज अगर कुछ छूट है तो वो भी यहाँ पे क्लियरिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं। अब आता है आपका एज के क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। मैंने बताया था पहले, आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पे मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पे 30 मांगा गया है। मिनिमम 18, मैक्सिमम यहाँ पे 30, ठीक है दोस्तों। रिलैक्सेशन की बात करते हैं दोस्तों। एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन में दोस्तों यहाँ पे 30 के आगे किन किन कैटेगरी को कैसे छूट है आप देख सकते हो सामने। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्लियर ही आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे SC ST की बात करें तो उन्हें 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी में नॉन क्रिमिनल को 3 साल की छूट। एक्स सर्विसमैन में आपका यहाँ पे तीनों प्रकार की कैटेगरी है। UR EWS उन्हें 3 साल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 6 साल और ST SC को 8 साल की यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। सेम ऐसे ही PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी अगर कैंडिडेट है इन कैटेगरी में तो उनको इस प्रकार की छूट देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यहाँ पे और भी कैटेगरी बटी हुई है। डिपार्टमेंटली अगर कोई कैंडिडेट है उनको, ठीक है, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन से अगर कोई सर्विस में है तो उनके लिए भी यहाँ पे छूट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जो भी कैंडिडेट जिस भी स्टैंडर्ड से बिलोंग करता है वो वीडियो को पॉज करके आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। इसकी टेबल भी नीचे क्लैरिफाई हो जाएगी कि जहाँ आपकी 4 तरह की पोस्ट है उसमें क्या क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है। पर आपका चाहिए 27 नवंबर से पहले पहले आपकी जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द जो आपका नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, और डेट दे दी यहाँ से, ठीक है। यानी इस डेट से आपसे पहले पहले आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में साफ दे दिया अवेटिंग रिजल्ट, यानी किसी ने एग्जाम दिया है लास्ट ईयर की लास्ट सेमेस्टर की और उसका रिजल्ट है वो वेटिंग में है, तो दोस्तों यहाँ पे साफ दिया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। अब हो गया क्लियरिफाई कि अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफाई है 27 नवंबर से पहले पहले तो ही आप फॉर्म फिल करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। इसके आगे आते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करोगे, कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपके से फीस मांगी जाएगी। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। बात करेंगे सबसे पहले SC ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है। इनकी फीस है वो मात्र 250 लगने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा जो भी कैंडिडेट बचते हैं उनकी यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी 500, ओके 500। अब दोस्तों ये आपकी फीस लगेगी। इसमें एक चीज और चेंज है, वो ये है कि जो कैंडिडेट CBT अपीयर होगा CBT 1 में, ठीक है, तो दोस्तों उन्हीं को ही फीस रिफंड होगी। कितनी होगी? जहां 500 की फीस आपको लग रही थी वहां आपको 400 का रुपए रिफंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे 250 की जहां फीस लग रही थी ये भी आपका पूरी फीस रिफंड हो जाएगी जब पूरी प्रोसेस एग्जाम की हो जाएगी। उसके कुछ टाइम बाद में हो सकता है 1 साल का भी टाइम लग जाए, पर ये आपकी फीस है वापस रिफंड हो जाएगी। किसकी होगी? जो एग्जाम में अपीयर होगा, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे साफ दिया गया है ओनली कैंडिडेट ऑन अपीयर फर्स्ट स्टेज CBT विल गेट रिफंड, ठीक है। क्लियर हो गया? यानी जो भी अपीयर होगा CBT 1 में
उसी को ही रिफंड होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, जैसा मैंने अभी बोला, इन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया है। ठीक है, वही बात करिए जो मैंने अभी बोला है, यहाँ पे वही चीजें आपको दी गई है। इसके आगे आते हैं। अब दोस्तों मेन आता है आपका जो प्रोसेस है रिक्वायरमेंट का, उसके ऊपर कि आपकी जो रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है, ठीक है, वो किस तरह से रहने वाली है, क्या क्या प्रोसेस है, कितने स्टेज है। ठीक है, उस पे आते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले इसमें लगेगा आपका फर्स्ट स्टेज, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर CBT 2 भी लग सकता है। ठीक है, उसके बाद में जो भी CBT 1 CBT 2 में क्लियर करेगा उसका लगेगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, जिसे बोला जाता है CBTST। ठीक है, उसके बाद में लगेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो क्लियर हो जाएगा उनको मेडिकल एग्जामिनेशन में भेजा जाएगा, और जो मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे, तो दोस्तों उनको मेरिट के आधार पे, आपकी पोस्ट प्रेफरेंसी के आधार पे, मेडिकल स्टैंडर्ड के आधार पे आपको पोस्ट दे दी जाएगी। ठीक है, ये आता है आपका पूरा रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अब आता है CBT 1 की बात करते हैं कि जो आपका CBT 1 है, तो CBT 1 का क्या आपका स्ट्रक्चर है, कैसा एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है। ठीक है, इसमें देखते हैं। CBT 1 की बात करते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 90 मिनट का लगेगा। 90 मिनट का यानी आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। 3 सब्जेक्ट आपके सामने हैं, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट को मिला के टोटल जो क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, वो 100 हो जाते हैं। ठीक है, 100 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा आपका। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के 30। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनेगा आपका, टोटल आपके 100 मार्क्स हो जाएंगे। 100 मार्क्स में ही आपकी मेरिट आधार तय होगी, कट ऑफ जारी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो नेगेटिव मार्किंग है होगी, वो आपके यहाँ पे 1/3 ऑफ मार्क्स देखने को मिलेगी। ठीक है, चाहे CBT 1 हो, CBT 2 हो, 1/3 वो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ओके, इसके बाद में जो भी कैंडिडेट CBT 1 को क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, एक मिनिमम जो भी कट ऑफ आपकी जारी होती है जोन वाइज, तो दोस्तों वो अपीयर हो जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, CBT 2 के से जाने से पहले यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दे दिया गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपकी मैथ आती है, मैथ में आपके ये सारे सभी टॉपिक देखने को मिलेंगे जो जनरल मैथ में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रीजनिंग के सब्जेक्ट है, और यहाँ पे सारे टॉपिक है रीजनिंग में। ये सभी वो टॉपिक है जो आम किसी को कभी भी कोई भी एग्जाम हो, यही आपको टॉपिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आता है जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस में भी आपको वही चीजें देखने को मिलेगी, आपकी वही हिस्ट्री आती है, वही आपका ज्योग्राफी आता है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर आता है, गेम, स्पोर्ट्स, आपकी करंट, वो सब आपकी ऑल इंडिया वर्ल्ड की सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपकी एनवायरमेंट ले लो, बायोलॉजी ले लो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा विद करंट के साथ में। ठीक है, इस तरह से आपका ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका यहाँ पे पेपर की आता है। CBT 2 की बात करते हैं दोस्तों। CBT 2 में कितने स्टूडेंट आते हैं? जो कैंडिडेट CBT 1 क्लियर कर लेते हैं, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग 15 गुना कैंडिडेट अपीयर होते हैं CBT 2 में 15 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है 15 टाइम्स जितने जो पोस्ट है वो CBT 2 में अपीयर होंगे। ठीक है, अब CBT 2 में जो भी अपीयर होते हैं, तो CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है साफ देख रहे हो आप, वही 90 मिनट देखने को मिलेगी एग्जाम की। ठीक है, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग तीनों सब्जेक्ट कॉमन है अभी भी। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35, टोटल क्वेश्चन नंबर हो गए 120 और 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हो गया 120 मार्क्स के। ठीक है, जो भी आपकी मेरिट कट ऑफ जारी होगी 120 में से जारी होगी।
ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सेम रहने वाली है आपकी 1/3 ऑफ मार्क्स, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। यहाँ पे वही आपका पूरा सिलेबस दे दिया सीबीटी 2 में, मैथ, रीजनिंग, साथ में आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें सभी जो भी आपके सब टॉपिक्स आ रहे हैं वही सेम है जो आपका सीबीटी 1 में होगा, लेवल आपका अप हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की बात करते हैं। आपका यहाँ पे मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होंगे, ठीक है। और जब कभी भी में एग्जाम्स आपके मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट हो रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का फॉर्मूला अपनाया जाता है और आपकी मेरिट भी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पे आती है, ठीक है। यहाँ साफ दे दिया गया है मल्टीपल सेशन सेम सिलेबस, ओके। इसके बाद में जो भी सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर कर लेते हैं वो आते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। पोस्ट के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट लगेगा, किस पोस्ट के लिए लगेगा, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 2 पोस्ट है जिनके लिए ही आपकी टाइपिंग लगेगी। जो रिमेनिंग बची है 2 पोस्ट तो डायरेक्ट उनकी मेरिट तय होगी, ठीक है। जब इनकी टाइपिंग होगी CBTST, ठीक है, ये मात्र क्वालिफाइड नेचर है, ठीक है। इनका कोई भी मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं होता, ठीक है, क्वालिफाइड नेचर है, ठीक है। ये भी इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी जाती है। यहाँ पे देख लेते हैं 30 वर्ड पर मिनट, 30 WPM की स्पीड मांगी गई है आपकी यहाँ पे इंग्लिश में, ठीक है। वहीं पे 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई है आपकी हिंदी में, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। तो आप एग्जाम जब आप फिल कर दो, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म CBT 1 CBT 2, ठीक है, तब जब जाके आप मेरिट में आ जाते हो उसके बाद आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले से भी आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने टाइपिंग कभी सीखी नहीं है तो, ठीक है। ये स्पीड आपकी मांगी गई है, इससे ये मान के चलो आप 10 वर्ड पर मिनट की आपकी एक्स्ट्रा ही स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आप वहां पे बिल्कुल इस जो आपकी स्पीड है उसमें आओगे, ठीक है। इसके बाद में आता है यहाँ पे ये चारों पोस्ट दे दी गई है, ठीक है। साथ में पे लेवल है, पहले क्लियर कर दिया गया। इसमें पूरा प्रोसेस बता दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। पहली पोस्ट कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। फर्स्ट स्टेज कॉमन है, सेकेंड स्टेज कॉमन है सभी 4 पोस्टों के लिए, ठीक है। अंतर क्या आता है आपका जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन्हीं के लिए आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट लगेगा, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। इन 2 के लगने के बाद ही, ठीक है, सभी 4 पोस्टों का मेरिट तय होता है, ठीक है। यानी ये 2 पोस्ट जो रिमेनिंग है वो एग्जाम जो भी एग्जाम दे सकते हो CBT 2 में क्लियर कर जो मेरिट में आता है वो फ्री हो जाते हैं, वो वेट करते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट का जिन्होंने भी दिया है और लास्ट मेरिट इन्हीं के आधार पे तय हो जाती है, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर है जो आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट मेरिट में आता है, ठीक है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपकी लिस्ट जारी होती है जोन वाइज, ठीक है। अब टाइम टू टाइम आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 1:1 आपका यहाँ पे लिस्ट जारी होगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे जो स्टूडेंट ज्वाइन करते जाते हैं, ठीक है, कई बाद में छोड़ देते हैं, ठीक है, खाली होती जाती है सीटें, तो वापस एक लिस्ट जारी होगी, वापस आपको बुला लिया जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद में। ये मान के चलो कम से कम 6 या 8 महीने बाद में वापस एक लिस्ट जारी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट स्किप करते हैं जॉब को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है हाउ टू अप्लाई। ये था एग्जाम के बारे में पूरा प्रोसीजर बता दिया, क्या पोस्ट थी, क्या पैरामीटर थे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बचाया भी वो क्लियर हो जाएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्लियर कर दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हो, कैसे जो फ्रेशर है वो किस तरह से हो सकता है। तो मैं रफली आपको बता देता हूँ कंप्लीट प्रोसीजर जानने के लिए, स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए। तो दोस्तों उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, पर्टिकुलर वीडियो में बना दूंगा कि आपको जो स्टेप टू स्टेप है, कैसे लॉगिन करना है, क्या साइट है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डाटा है फिल करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। पर शर्त है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है। रफली बता देता हूँ, आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा RRB की साइट पे, ठीक है। आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर लिंक होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, और आपकी एक्टिव ईमेल ID ये आपकी बिल्कुल चालू होनी चाहिए, आपके मोबाइल में होनी चाहिए,
क्योंकि टाइम टू टाइम आपके यहाँ पे ओटीपी आएंगे फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। इसके बाद में और कभी भी चेंज मत करिएगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी आपका ईमेल, आपकी मोबाइल नंबर, इन्हीं से ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है मल्टीपल एप्लीकेशन डिफरेंट आरआरबी और सेम आरआरबी विल लीड टू रिजेक्शन, ठीक है। आपसे वापस बोल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट है अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, ठीक है। वो चाहे मैं इस आरआरबी से भी भर दूं, दूसरी आरआरबी से भी अप्लाई कर दूं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही आईडी से एक ही बार में एक ही जो जोन है वहीं से फिल करना होगा, ठीक है। अगर ऐसा करते हो किसी भी प्रकार से आप, ठीक है, तो दोस्तों आपको इसका खामियाजा तो बाद में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो गलत होता है वो गलत है। आपको पोस्ट मिल भी जाएगी, पर जैसे ही आपको खोजबीन होगी आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इन चीजों से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको करना भी होता है। आपको पढ़ाई, जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी तैयारी करो, और अगर मेरिट में आते हो तो वो ज्वाइन करो, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका लाइव फोटो कैप्चर भी होगा, ठीक है। अपलोड तो करना ही होता है, लाइव फोटो भी कैप्चर यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके लिए आपको सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योर करना होता है ड्रेस, कैसा ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। और साथ में और भी चीजें दी गई है, आपका जो भी कैमरा है, फोन है या लैपटॉप है, वो किस एनवायरमेंट किस में होना चाहिए। डो नॉट वियर कैप, कैप लगाया हुआ नहीं होना चाहिए। मास्क, ग्लासेज, आप चश्मा, जैसे मैंने चश्मा लगा रखा है, मैं अगर फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं लाइव कैप्चर इस टाइम में नहीं कर सकता, मुझे चश्मा हटाना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं लाइव कैप्चर कर सकता हूँ फोटो, ठीक है। इसके बाद में आते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे जो स्कैन डॉक्यूमेंट की बात आती है, जो स्टूडेंट फ्री ट्रेवल पास के लिए अप्लाई करेगा, SC ST कैंडिडेट, उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल वाला, बोल रहा हूँ वापस सेंट्रल वाला, वो यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। किसमें? PDF फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो आपकी सिग्नेचर है वो JPG फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड होंगे, ठीक है। और जो आपके सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक से ही आपके साइन होने चाहिए, वही अपलोड होंगे, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे सिग्नेचर है उसका स्पेसिफिकेशन दे दिया गया है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 30 से 50 KB के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। और साथ में यहाँ पे रिजेक्शन के क्या क्या आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। ब्लॉक लेटर और कैपिटल लेटर में आपके साइन है वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें प्रोसेस है, सबसे पहले आपका एग्जाम लगेगा, जैसा क्लियर कर दिया, CBT 1 CBT 2, फिर उसके आफ्टर डेट जो भी मेरिट में आएंगे उनका DB होगा, DB क्लियर होने के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा जिस भी जोन से आपने अप्लाई करा है, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ सबमिट एप्लीकेशन डिटेल पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि कोई आपकी गलती हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। मॉडिफिकेशन की डेट यहाँ पे दी गई है 30 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक, ठीक है। इसके लिए आपको 250 रुपये पर मॉडिफिकेशन का यहाँ पे चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपकी जो भी मॉडिफिकेशन है वो एक बार में ही कर दीजिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब जो भी स्टूडेंट, ये आपकी पूरी RRB है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से भी जुड़े रह सकते हो, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े रह सकते हो। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, वहां जाके भी आप एक्सेस कर सकते हो हमारे टेलीग्राम, उसमें भी हम सारे अपडेट है वो देते रहते हैं। साथ में ये पूरे RRB की मेन साइट है, ऑफिशियल साइट से भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके आगे मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन, वही चीज जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, पहले क्लियर कर देता हूँ, नॉन रिफंडेबल है। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में फीस दोगे वही रिफंडेबल होगा, मॉडिफिकेशन पे जो फीस है वो रिफंडेबल नहीं होगी। इसके आगे आते हैं। तो दोस्तों
आ चुका है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपका जो एक ही डाटा बचा है क्वालिफिकेशन का कि 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे आपकी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या चाहिए, 12th पास होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट जो भी कोई आपके पास है, ठीक है, सर्टिफिकेट डिग्री, वो आपके इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और परसेंटेज का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है 15% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए आपके 12th में, ठीक है। किसी भी स्ट्रीम से हो कोई दिक्कत नहीं, 12th होना चाहिए, 50% मार्क्स आपके यहाँ पे एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे SC/ST पर्सन को और साथ में बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे छूट दी गई है परसेंटेज में। 50% से अगर किसी के कम है तो दोस्तों वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन थी आपकी किसकी, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। नेक्स्ट आते हैं आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन भी सेम रहने वाली है, आपको वही 12th मांगा गया है या 12th जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कोई कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, 50% के साथ में अप्लाई कर सकता है। और साथ में अगर SC/ST कैंडिडेट, PW कैंडिडेट, साथ में एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो दोस्तों वो भी यहाँ पे 50% से कम है उनके, तो वो भी फिल कर सकता है, ठीक है। उनके लिए 50% मैंडेटरी नहीं है। साथ में उनको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, यानी टाइपिंग प्रोफेंसी होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी में कंप्यूटर पे, ठीक है। दोस्तों ये चीजें क्लियर हो गया है कि आपकी जो पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और साथ में आपकी जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन दोनों में आपकी टाइपिंग है प्रोफेंसी वो मांगी गई है, ठीक है, इंग्लिश में और हिंदी में। बाकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सेम है, ठीक है। रिमेनिंग जो लास्ट बचता है आपका ट्रेन क्लर्क बचता है, ठीक है। ट्रेन क्लर्क में दोस्तों आपकी जो क्वालिफिकेशन ऊपर मांगी गई थी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे है, वही 12th पास होना चाहिए 15% के साथ में। और SC/ST के लिए 50% से कम है तो भी वो अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये आपकी 4 जो पोस्ट थी उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का पैरामीटर था वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों लास्ट आपका एक ही चीज बचती है कि आपकी जितनी RRB है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है, वो चीजें यहाँ पे क्लेरिफाई कर दी गई है। मैं आपको टोटल पोस्ट बता दे चलूंगा, ठीक है। आपको वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और देख लेना कि आपकी कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट आई है, ओके। तो दोस्तों शुरुआत में अहमदाबाद की बात करते हैं, ठीक है। अहमदाबाद की बात करते हैं। अहमदाबाद में टोटल वैकेंसी 153 देखने को मिलेगी, ठीक है। 153 वैकेंसी है अहमदाबाद में, ओके। अजमेर की बात करते हैं। अजमेर में आपकी टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगी 116, ठीक है। साथ में बेंगलोर की बात करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर बात करेंगे बेंगलोर की, बेंगलोर में कितनी वैकेंसी आई हुई है। बेंगलोर की बात करते हैं। बेंगलोर में 54 पोस्ट देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। भोपाल पे आते हैं। भोपाल की बात करते हैं। भोपाल में टोटल वैकेंसी 153 है, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करते हैं। भुवनेश्वर में मात्र 18 वैकेंसी देखने को मिलेगी और मात्र एक ही पोस्ट है आपकी वहां पे, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। इसके बाद में बिलासपुर आते हैं। बिलासपुर की 69 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में आपको यहाँ पे टोटल 24 पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। वहीं पे चेन्नई में आपको टोटल जो वैकेंसी है वो 80 है, ठीक है। गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में यहाँ पे आपको 173 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। गुवाहाटी की बात करते हैं दोस्तों। गुवाहाटी में जो टोटल वैकेंसी है वो 153 देखने को मिलेगी। 153 मात्र 2 पोस्ट है आपकी इसमें, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और साथ में ट्रेन क्लर्क।
ये 2 पोस्ट ही आपकी 135 वैकेंसी आ रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में 173 पोस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है, और 4 पोस्ट यहाँ पे आई है। इसके बाद में कोलकाता की बात करते हैं, कोलकाता में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी टोटल 500 पोस्ट, ठीक है, 500 पोस्ट, 4 पोस्ट यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मालदा की बात करते हैं, मालदा में 196 पोस्ट देखने को मिलेगी, मुंबई में 494 494 पोस्ट देखने को मिलेगी। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं, 39 वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें भी मात्र एक ही पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। पटना की बात करते हैं दोस्तों, पटना में आपको यहाँ पे 24 वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्रयागराज में दोस्तों टोटल 303 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और आरआरबी रांची में दोस्तों 56 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में सिकंदराबाद की बात करते हैं, सिकंदराबाद में दोस्तों 272 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी में मात्र 7 पोस्ट है, ठीक है, सबसे कम वैकेंसी इसी में है सिलीगुड़ी में। उसके बाद में लास्ट बात करेंगे तिरुवनंतपुरम की, तिरुवनंतपुरम में आपके यहाँ पे 86 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरह से सभी आरआरबी मिला के आपकी जो वैकेंसी है वो हो जाती है 3058 वैकेंसी, ठीक है। सभी जोन को मिला के, सभी पोस्टों को मिला के आपकी ये टोटल वैकेंसी हो जाएगी 3058। तो दोस्तों कम मत समझना, हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में, कुछ महीनों बाद में इंक्रीज भी हो जाए, ठीक है। आप पॉजिटिव ही सोच के चलिएगा कि ये वैकेंसी है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब रिमेनिंग यहाँ पे आपको जितना डाटा मिलेगा, ये सारे सर्टिफिकेट है, ये आपके कब काम में आएंगे, जब आप CBT 1 CBT 2 DB ये क्लियर कर लोगे, ठीक है। उसी में DB के टाइम पे ही सारे फॉर्मेट आपके काम आएंगे। अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कंडीशन में सारे फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, आपको DB के टाइम पे यहाँ पे मांगे जाएंगे, आप उनके अकॉर्डिंग ही सारे फॉर्मेट है वो लेके फिल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करा देना है, ठीक है दोस्तों। अब सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। आपकी एग्जाम डेट, ठीक है, एग्जाम डेट मान लो कम से कम आपका 4 महीने तो लगेगा, 4 या 5 महीने, ठीक है। आपका टाइम मिल ही जाएगा तैयारी का। मेन जो आपकी यहाँ पे है एप्लीकेशन डेट, जो मेन है अभी इस टाइम पे कि क्या टाइमिंग है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, ठीक है। और साथ में आपकी जो पोस्ट पैरामीटर है वो क्या क्या है, कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों सब कुछ क्लियर कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। जो आपका नोटिफिकेशन था सारी A to Z सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी गई है। तो भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी चीज छूट गई हो, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई है वो जरूर दे दूंगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो भी अदर वैकेंसी आती है, अगर आप चाहते हो उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाऊं, ठीक है। हो सकता है सिलेबस के लिए बोल दो, आप किसी भी चीज के लिए आप अगर वीडियो चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों फाइनल में यही कहना चाहता हूँ, अब तक जो स्टूडेंट और कैंडिडेट हमारे चैनल को अब तक देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से नए नए नोटिफिकेशन, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, ठीक है, सभी तरह के जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है, वो सब यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ मैं, चाहे रिजल्ट हो, सिलेबस हो, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल मिलता हूँ नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन के साथ में। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।